Welcome back students. Subscribe to our channel Nirja Education if you have not subscribed yet, and also watch part 1 of this chapter before going ahead. Okay, so in part 1 we had seen various factors of production, and in this part we are going to study those factors in detail. We will start with the first, land. Now land is the prime requirement, और अब हम यहाँ से पालमपुर के बारे में बात करेंगे. तो पालमपुर में 75% पीपल दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कि ज़्यादातर लोग या तो खेती करते हैं, मीन्स दे आर फार्मर्स, और एल्स दे आर फार्म लेबरर्स, मतलब कि खेत मजदूरी करते हैं. नाउ टू इंक्रीज देयर इनकम मोर प्रोडक्शन नीड्स टू बी डन. ओके, मतलब ज़्यादा इनकम तब होगी जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. बट प्रॉब्लम ये है कि 1960 के बाद से the total area under cultivation in पालमपुर has not increased. and अगर पालमपुर के एग्जाम्पल से हम अगर इंडिया को कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर लैंड, कल्टीवेशन के अंडर में जो लैंड है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है. रीजन बीइंग मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स, सिटीज, रेलवे ट्रैक्स. सो वन थिंग इज देयर फॉर श्योर कि हमारे पास लैंड तो ज़्यादा है नहीं, तो how can we have more production from the same piece of land? Answer is multiple cropping. That is the first way. Multiple cropping means to grow more than one crop in a same piece of land during a year. मतलब कि एक ही साल में 2 से 3 बार, एक से ज़्यादा बार उसी पीस पे क्रॉप्स अलग अलग ग्रो करना. विंटर सीजन, समर सीजन, मॉनसून सीजन, हर एक में हम कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हैं. सो दैट वे प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग? इरिगेशन. एंड इन पालमपुर पीपल आर एबल टू टेक मल्टीपल क्रॉपिंग बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड इन पालमपुर. अब हम बात करते हैं दूसरी मेथड की, दैट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. यूजिंग दिस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स one can have more production from same piece of land. कैसे? तो modern farming method involves usage of HYV seeds. HYV stands for high yielding variety of seeds. अब ये high yielding variety of seeds क्या है? तो yield का मतलब होता है that is measurement of crop production in a piece of land in a particular season. मतलब कि एक सीजन में एक पीस ऑफ लैंड से कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ वो हमें बताता है yield. अब देखो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड मींस दे इंश्योर हाई यील्ड, हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. नाउ HYV सीड्स they require good amount of usage of chemical fertilizers and pesticides to ensure high production. HYV seeds in comparison to traditional seeds ensures more than double production. मतलब कि अगर ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करके मैं अपनी ज़मीन के अंदर 100 kg वीट ग्रो कर पा रही हूँ, तो वहीं पे HYV सीड्स का यूज़ करके मैं 220 kg मतलब कि डबल से भी ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ. सो दैट इज़ वाई HYV सीड्स इज़ अनदर थिंग दैट वी कैन यूज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन. Along with HYV seeds, anyhow we need to use chemical fertilizers and pesticides. Tube wells. Now tube wells are helpful in providing irrigation. See, mainly farmers are dependent upon rain. ठीक है, but if we want to do multiple cropping then you need to have water supply, and that is possible through tube wells. Another thing is modern farming machineries like tractors, threshers, so they ensure faster harvesting, है ना. तो इसकी वजह से और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन एफर्ट्स. यूजिंग ऑल दिस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वी कैन हैव मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. बट एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन उसको समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड वन मोर टर्म हियर, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. फ्रॉम 1960 people started using HYV seeds, modern farming machineries and other things which are associated with modern farming methods, and that scenario is known as green revolution. Mainly Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, यहाँ के farmers ने they tried this thing and they got better results in the production of rice and wheat. Okay,
So now we will be moving to the drawbacks of modern farming methods. अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड से प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई HYV सीड्स हैं, दे नीड प्लेनिटी ऑफ वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंश्योर मोर प्रोडक्शन. ओके, सो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. अगर हम वाटर ट्यूबवेल्स के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि हर एक सीजन में तो रेन होगा नहीं, तो ट्यूबवेल्स के थ्रू जब हम वाटर ले रहे हैं, सो वी आर बेसिकली टैपिंग अंडरग्राउंड वाटर, है ना. तो दैट excessive use of this tube wells can lead to depletion into water table. मतलब कि हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो नीचा चला जाता है अगर हम उसको एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं. एंड जैसे कि आप जानते हो, अंडरग्राउंड वाटर इट कैन बी रेप्लेनिश्ड नेचुरली बाय रेन. उसको हम कुछ लैब में तो बना सकते नहीं हैं. ओके, सो दैट इज़ वन drawback of it. Second is farmers require more cash. Definitely to buy HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, modern farming machineries, farmer has to start initially with more amount of cash in comparison to traditional farming methods. And third is excessive use of chemical fertilizers. It leads to loss of soil fertility. मतलब कि जब एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है तो लैंड एसिडिक हो जाती है एंड धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी खो देती है. नाउ एज यू नो, लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट टेक्स सेवरल ईयर्स इन रिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल. So that is why we need to do careful use of modern farming methods, chemical fertilizers to save our soil. Otherwise land will not sustain, है ना. तो ज़्यादा प्रोडक्शन तो होगा तब जब लैंड रहेगी. तो we need to do limited use of this all chemical fertilizers. With that we will be moving to the next factor of production, labor. Now we will see next factor of production, that is labor. तो पालमपुर में 450 फैमिलीज रहते हैं. अब ये 450 फैमिली से 150 फैमिलीज ऐसी हैं who don't have any kind of land. ओके, मतलब कि वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको खेती करना तो आता है लेकिन खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है. फिर 240 फैमिलीज, दे आर सच फैमिलीज हु हैव वेरी स्मॉल पैच ऑफ लैंड. मतलब कि उनके पास मुश्किल से इतनी ज़मीन है कि वो जो भी गेहूँ या राइस उगाएंगे उसमें से मुश्किल से वो अपने कंजम्पशन, अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर सकते हैं. दे डोंट हैव एनी एक्सेस और सरप्लस प्रोडक्शन. ठीक है, इनफैक्ट अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए भी कभी कभी तो कम पड़ जाता है, उतनी कम लैंड होती है. ऐसे 240 फैमिलीज को हम बोलेंगे स्मॉल फार्मर्स. ठीक है, ये 150 एंड ये 240, दे नीड सम एक्स्ट्रा इनकम. उनको कहीं ना कहीं से थोड़े और पैसों की ज़रूरत है टू अर्न फॉर अ लिविंग. तो ये कहाँ से आएगा उनके पास? तो यहाँ से आएगा, क्योंकि इनके बाद जो 60 फैमिलीज बच जाती है, दिस 60 फैमिलीज आर सच हु हैव वेरी ह्यूज फार्म्स. दे आर ईदर मीडियम और लार्ज फार्मर्स. कुछ तो इनमें से ऐसे भी हैं कि जिनके पास 10 हेक्टर्स से ज़्यादा की लैंड है. तो आप सोचोगे कि 10 हेक्टर्स अगर वो बिग फार्मर हुआ तो स्मॉल फार्मर के पास कितनी लैंड होगी? 2 हेक्टर्स से भी कम लैंड है जिनके पास, उनको हम स्मॉल फार्मर्स गिन के चलेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो दिस 150 families and the small farmers families, they work as laborers in this 60 families farms. Okay, because they have so much huge farms कि उनको ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा लेबर की, और ये लोग उनको ज़रूरत है एक्स्ट्रा अर्निंग की. तो दैट इज़ हाउ लेबर इज़ अरेंज्ड. नाउ कम्स द थर्ड कैपिटल, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो अब ये जो 150 फैमिलीज हैं, दे विल बी अर्निंग थ्रू वेजेस. अब यहाँ पे दुख की बात ये है कि फार्मिंग रिक्वायर्स एक्सटेंसिव लेबर. मतलब कि बहुत ज़्यादा मजदूरी का काम है फार्मिंग. पूरे दिन धूप में पसीना बहाने के बावजूद इनको हार्डली 30 या 40 रुपीज़ मिलते हैं पर डे. कितनी बुरी बात है ना. इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पढ़ा करो, क्योंकि खेत में मजदूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है. और ये लोग जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अब इन लोगों को ज़्यादातर अपने ही कंजम्पशन के लिए सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं है,
तो एक्सेस मनी कहाँ से आएगा? थ्रू वेजेस। लेकिन ये वेजेस का ज़्यादातर जो पैसा है वो चला जाता है इंटरेस्ट पे करने में। कैसे? तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, दे हैव स्मॉल पैच ऑफ लैंड। हर बार जब भी न्यू क्रॉपिंग सीजन आती है तो दे हैव टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स फॉर विच दे नीड मनी। सो फॉर दिस मनी दे जनरली डिपेंड अपॉन लोकल मनी लेंडर्स। और ये लोकल मनी लेंडर्स ज़्यादा होते हैं ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जो उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देते हैं। और ये हाई इंटरेस्ट रेट की लोन्स पे करने के साथ साथ दे ऑल्सो टेक प्रॉमिस फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स टू वर्क इन देयर फार्म फॉर लो वेजेस। मतलब कि इनकी भी हालत तो थोड़ी खराब ही है। सो दैट इज हाउ स्मॉल फार्मर्स गेट कैपिटल थ्रू local money lenders at very high interest rate. Then large farmers or medium farmers, they always have surplus production. Now what do we understand by surplus production? If I require 200 kg of wheat for my family consumption, then whatever excess to 200 kg is my surplus production. मतलब कि फैमिली कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट के बाद जो भी बच जाता है वो होता है सरप्लस प्रोडक्शन। तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो ये लोग बेच देते हैं मार्केट्स में। नाउ नियर टू पालमपुर देयर इज रायगंज विच इज द बिगर विलेज एंड देयर इज अ टाउन शाहपुर। सो दिस मीडियम and large farmers, they sell their surplus production to the markets of Raiganj and Shahpur, and whatever they earn from it, that is their capital for the next cropping season. Okay, so that is how small farmers and big farmers, large farmers earn their capital. Now comes other activities. हमने देखा था कि 75% people they depended mainly upon agriculture activities in Palampur, and Palampur is a hypothetical village. उसके ज़रिए पूरी इंडिया की इकोनॉमी को समझाने की आपको कोशिश की है, तो हम उसी फेज़ में इंडिया को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब 25% पीपल दे डिपेंड अपॉन अदर एक्टिविटीज़। तो अब ये लोग क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। दैट इज़ डेयरी फार्मिंग। सम पीपल फ्रॉम दिस ऑल्सो हु आर इंडल्ज इन regular farming activities, for extra earning they may also do other activities. These activities can be dairy farming, means rearing cattle like buffaloes, cows and selling their milk. अब पालमपुर से नज़दीक में जो रायगंज है वहाँ पे चिलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये लोग अपना दूध बेचते हैं और वहाँ से पैक होके फिर जाता है शाहपुर में विच इज़ नियर बाय टाउन। तो इस तरह से डेयरी फार्मिंग की एक्टिविटी होती है। Other activity is small scale manufacturing. Small scale manufacturing is either done in very small mills or also can be home based. Here small scale manufacturing in Palampur is associated with sugarcane crushing machineries which will produce jaggeries or sugar. So that is a very small scale unit. अदर इज शॉपकीपर्स। अगर आपका गांव है, आप कभी अगर गांव में गए हो तो आपने देखा होगा कि बस स्टैंड के ऊपर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जनरल स्टोर्स या तो कपड़े की दुकान। सो दे आर द शॉपकीपर्स, राइट। सम पीपल हु हैव देयर हाउसेस नियर बाय द बस स्टैंड, दे ओपन अप शॉप्स विद इन देयर होम्स। ठीक है, तो इस तरह से उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम किसको गिन सकते हैं, तो टोंगा वाला, रिक्शा वाला, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, different kind of vehicles which transport from Palampur to nearby Raiganj or Shahpur. This all people who are running this transportation vehicles, they are getting their earning from transportation. So this was a very simple chapter. Okay children, as I told you, you can understand this chapter very easily क्योंकि ये पूरा logical है. So I wish you all the best.